1947 रॉसवेल न्यूयॉर्क में एक यूएफओ मिलता है और वहां की सेना ये कहती है कि ये तो एक नॉर्मल सा मौसम का गुब्बारा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि असल में वो एक एलियन यूएफओ ही था। और उसी दिन से एक नई कहानी शुरू हुई जिसे प्रोजेक्ट सर्पो कहा गया। One of the chapters in that book was on the Serpo story. And I determined प्रोजेक्ट सर्पो के अनुसार 1947 में रॉसवेल में जो एलियन यूएफओ क्रैश हुआ था वो एलियन ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम से आए थे। ये एलियन रेटिकुली स्टार सिस्टम के एक प्लैनेट सर्पो से आए थे। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा प्लैनेट अर्थ है, वैसे ही उन एलियंस का प्लैनेट है सर्पो। अब देखो, हुआ कुछ यूं कि रॉसवेल यूएफओ एक्सीडेंट के बाद कुछ एलियन जिंदा बच गए, जिन्हें बाद में एरिया 51 ले जाया गया। और फिर अमेरिकी सरकार ने उन जिंदा बचे एलियन से एक समझौता यानी कि एक डील किया कि हमारे 12 साइंटिस्ट तुम्हारे प्लैनेट सर्पो पर जाएंगे। एलियंस ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद उन 12 साइंटिस्ट को मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग दी गई। सन 1965 में उन 12 साइंटिस्ट को 40 लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट सर्पो पर भेजा गया। अब आप लोग ये मत सोचना कि उन वैज्ञानिकों को प्लैनेट सर्पो पर पहुंचने के लिए 100-200 साल लग गए होंगे। नहीं, क्योंकि वो 12 वैज्ञानिक उन जिंदा बचे एलियंस के साथ प्लैनेट सर्पो पर गए थे और उन एलियंस के पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए वो सभी वैज्ञानिक केवल 9 महीने के अंदर प्लैनेट सर्पो पर पहुंच गए और सर्पो प्लैनेट्स के सभी एलियंस को इवेंस या ज़ेटा स्पीसीज बोला जाता है। उन सभी वैज्ञानिकों ने वहां के सभी ज़ेटा स्पीसीज से मुलाकात की और सर्पो प्लैनेट को बहुत अच्छे से देखा। उन वैज्ञानिकों ने देखा कि उस प्लैनेट पर 2 सूरज है और 72 घंटे का केवल एक दिन है उस प्लैनेट का, जबकि हमारे अर्थ पर 24 घंटे का एक दिन होता है। यानी कि सर्पो प्लैनेट में 3 दिन का एक दिन होता है। वहाँ की हवा बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा शुद्ध भी थी और वहाँ की स्पीसीज बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की थी और वहाँ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे सब। ना ही वहाँ पर कोई पैसा था और ना ही वहाँ पर कोई युद्ध था। सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे से सामान लेते थे और देते थे और ऐसे ही उनका प्लैनेट चलता था। वो सभी वैज्ञानिक काफी समय तक वहां पर रुके, जिसके कारण धीमे धीमे उनमें परिवर्तन आने लगे। उनकी एज मानो रुक सी गई थी। वो सभी वैज्ञानिक एक दूसरे के मन को पढ़ने लगे थे, यानी कि उनके पास माइंड रीडिंग की पावर आ गई थी। और 2 वैज्ञानिकों ने तो वहीं पर रहने का मन बना लिया था और 2 वैज्ञानिक बीमारी के कारण और उस सर्पो प्लैनेट के वातावरण के कारण वहीं पर ही मर गए। आखिरकार 13 साल बाद 8 वैज्ञानिक अर्थ पर 1978 को वापस आते हैं। उन 8 वैज्ञानिकों को अर्थ पर काफी समय तक काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो ऐसे प्लैनेट से आए थे जहाँ का माहौल पृथ्वी के माहौल से काफी ज्यादा अलग था, जिसके कारण काफी समय तक उन्हें काफी दिक्कत होती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये मिशन ना ही नासा को पता था और ना ही नोराड को पता था। ये मिशन केवल पेंटागन के बाहर केवल कुछ लोगों को ही पता था। अब सवाल ये आता है, क्या ये कोई साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट है या फिर रियलिटी? अब इस बात को जानने के लिए हमें चलना होगा सन 2005 में, जब एक सरकारी अधिकारी ने, जो अपने आप को DIA यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का अधिकारी कहता था, उसने विक्टर नाम से एक ईमेल आईडी बनाई और विक्टर ने सन 2005 से लेकर सन 2007 तक यूएफओ रिसर्चर्स को 300 पेज की इंफॉर्मेशन और 21 ईमेल भेजी। इन 300 पेज में ही प्रोजेक्ट सर्पो की पूरी
जानकारी थी, लेकिन उसके बाद से ना ही उस विक्टर नाम के किसी व्यक्ति का पता चला और ना ही वो प्रोजेक्ट सर्पो के 300 पेज की इंफॉर्मेशन का कुछ भी नहीं पता चला। यहाँ तक कि 1980 में बेटी एंड बर्नी हिल ने भी ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम की बात कही थी। ये दोनों वे लोग हैं जिन्हें 1961 में एलियन ने किडनैप कर लिया था। अब इन दोनों के विषय में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने तो प्रोजेक्ट सर्पो को डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बताया ताकि असली यूएफओ डेटा को छिपाया जा सके। हो सकता है कि इन लोगों ने ये कहानी हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बनाई हो, ताकि मेन चीज पर हम लोगों का ध्यान ना जाए। Considering Zeta 2 ready for phase second.